जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस करेंगे। यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे कि पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट है वह तो क्लियर हो ही जाए, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो एक टाइप का रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। जो भी ये आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाते हैं तो उसमें तीन काम होते हैं। एक तो आप पीवाईक्यू लगाओगे तो टेस्ट हो जाएगा आपका कि आपने कितना पढ़ा, फिर टेस्ट होगा, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो ये वीडियोज की सीरीज जो चल रही है, चाहे हम कंप्यूटर शुरू कर दिए हों, आप कंप्यूटर की भी क्लासेस देख सकते हैं। शाम को 6 बजे होती है, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। आप पॉलिटी हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं। उसमें जो थंबनेल है वो पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है, लेकिन आप भी जानते हैं प्रश्न तो वही होते हैं, हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, प्रश्न वही है, सिलेबस वही है। और पीसीएस वाले भी क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपने लेखपाल का पेपर देखा, ठीक है, तो उसकी तैयारी आपकी हुई होगी, इसलिए आप पीसीएस वाला जो चल रहा है उसका भी पीवाईक्यूज देख लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए ये क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास है आज यूपी स्पेशल की। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, तोता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सबको पता है सारस क्रेन जो है वह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन। एंटीगोन से याद रखो, एंटीगोन। सारस क्या है? क्रेन क्या है? क्रेन। एंटीगोन है, एंटीगोन, एंटीगोन। क्रेन क्या है? एंटीगोन है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी भी है। अब स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वह भी यहीं से बनेगा। पहला स्टेटमेंट बनेगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम, तीसरा यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन फंसाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी नहीं लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी नहीं लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी लिखा है। छोटी छोटी गलतियों से ही आप बाहर हो जाते हैं हर बार, तो मैं आपको यहाँ भी ये भी बताता चलूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण या दलदली हिरण? तो दलदली हिरण, शैम्प डियर बोला जाता है, शैम्प डियर, ये इसका राज्य पशु है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा आपका यूपी स्पेशल एक बार में रिवाइज हो जाएगा अगर आप ध्यान से इन वीडियो को देख लेंगे और फिर दोबारा भी देख लेंगे 2x पे, 1.5x पे, तो और बेनिफिट आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, शैम्प डियर। इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में देख कर लगाना यहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है। इसे बारहसिंगा भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आंसर दिया हो दलदली हिरण, तो आप दलदली हिरण को ही प्रायोरिटी पे रखिएगा, नहीं है तब आप बारहसिंगा पे जाएंगे। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। ऊपर हम सारस देखे थे, उसका क्रॉन्च भी नाम है, तो क्रॉन्च भी याद रखिएगा। राजकीय पशु आपका पलाश या टेसु हो जाएगा, जिसे 2011 से माना जाता है। 2011 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2011 भी पूछा जा सकता है, तो टेसु हो या पलाश हो, दोनों सही हैं। राजकीय वृक्ष आपको पता है अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है और बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां हैं। ये 1938 से स्वीकृत है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देश आजाद होने से पहले से ही स्वीकृत है। तो ऐसे एक सर्किल है, आप जानते हैं, ऐसे गंगा यमुना नदियां बह रही हैं, उसमें ऊपर तीर धनुष है, इधर 2 मछली हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये 1938 से स्वीकृत है, 2011 से स्वीकृत है, तो ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? सुल्तानपुर जिला, पुराने नाम बहुत पूछे जाते हैं, आप जानते हैं।
कान निकुंज कन्नौज का पुराना नाम, फर्रुखाबाद का पुराना नाम पूछा जाता है। ऐसे सुल्तानपुर जिले के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसका पुराना नाम मीसापुर है क्या? सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। क्या सुल्तानपुर के दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है? तो आपको ये लोकेशन, आपके मैप की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। लेखपाल में भी एक प्रश्न ऐसा आया था जो कि मैपिंग से आप सही कर सकते थे अगर आप रोज मैप देखें तो। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। क्या सुंदरलाल मेमोरियल आपने पढ़ा जरूर होगा, इंपॉर्टेंट है। दोनों कथन ए और बी सही है, केवल ए कथन सही है, ए बी सी तीनों सही है, या केवल कथन सी सही है? तो केवल कथन सी सही है, बाकी दोनों गलत हैं। सी सही है, बी गलत है, ए गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। सुंदरलाल मेमोरियल इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। तो केवल कथन सी सही है। सुल्तानपुर वाले लोगों को तो फायदा होगा ही। इसका पुराना नाम क्या है? कुश भवनपुर है। पुराना नाम क्या है? कुश भवनपुर। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो केवल पुराने नाम की बना दी जाएगी, 5-10 मिनट की जो होगी। सुल्तानपुर जिले का पुराना नाम कुश भवनपुर है। जिला उत्तर में फैजाबाद, अंबेडकर नगर उत्तर में है, ना कि दक्षिण में है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पर फंसाया जा रहा है। आप प्रैक्टिस करते करते इतना सीख जाते हैं। उत्तर में फैजाबाद, अंबेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़, पश्चिम में अमेठी या दक्षिण में प्रतापगढ़। क्या हर जिले के बारे में रटना पड़ेगा? नहीं साहब, आप मैप अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन उत्तर में कौन दक्षिण में। ऐसे आप रटने बैठेंगे किस जिले के उत्तर में क्या है, किस जिले के दक्षिण में क्या है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप बस मैप याद रखो। अगर आपका यहाँ मैप याद रहता कि अयोध्या तो थोड़ा ऊपर है और सुल्तानपुर तो नीचे है, लखनऊ इधर है, तो आप उससे निकाल लेते। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए। इसका निर्माण किसने कराया था? विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट कर दिया जाए येलो कलर से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स को अपग्रेड करिए, नोट्स में लिखिए, लेकिन सिर्फ पढ़कर आगे मत भागिए। 4 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? कमल, वाटर लिली, गुलाब, पलास। तो मैंने बोला पलास या टेशु। ठीक है। राज्य पुष्प क्या है? पलास। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। ब्यूटिया पलास। फूल बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटिया, ब्यूटीफुल से याद कर लो, ब्यूटिया। पलास को ढाक या टेशु के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूलों का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो होली के जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, जो आप होली में रंग उड़ाते हो, गुलाल उड़ाते हो, उनको बनाने में किया जाता है। और ये प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सिंपल सी बात है, महंगे भी होते होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा क्या बनता है इससे, क्योंकि स्टेटमेंट में आएंगे तो 2-3 स्टेटमेंट आएंगे तो उसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? इससे आसान क्या ही हो सकता है? ओडिशा नहीं है, आप जानते हैं। तो नीचे मध्य प्रदेश है, इधर आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ओडिशा तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो ओडिशा नहीं है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, तो ये तो आपने पढ़े ही होंगे। अब चलते हैं, 5 ही प्रश्न थे, तो 5 प्रश्न में आपकी पूरी जो रिवीजन है वो हो गया होगा। अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रश्न करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था? तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध से कहां गया था? राजधानी कहां गई थी? कानपुर। कानपुर तो है ही नहीं कहीं, गोरखपुर है ही नहीं कहीं, वाराणसी है कि नहीं कहीं, लखनऊ बचा। तो लखनऊ कब कब कहां कैसे? तो 1921 में
संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। कहां से, कब, कहां, सब कुछ पता होना चाहिए। तो 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ लखनऊ को 1935 में औपचारिक राजधानी भी घोषित किया गया। तो राजधानी स्थानांतरित कब हुई? 1921 में। औपचारिक राजधानी की घोषणा कब हुई? 1935 में। तो घोषित औपचारिक राजधानी 1935 में हुई, स्थानांतरित 1921 में हुई। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। आजादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम भी बदल दिया गया। पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। उससे पहले क्या नाम था? तो वह भी अभी हम विस्तार से देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत दुख से मुक्ति हेतु पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश दिया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बोधगया में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। कुशीनगर में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हो। तो तीनों चीजें याद रखिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, जन्म लुम्बिनी में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। आप ये बताइए सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए बुद्ध ने? बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न संख्या 8, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? कितनी उम्र थी उनकी? तो सबको पता है 80 वर्ष की उम्र थी। गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व। 9 नंबर प्रश्न, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? आदि पुराण, आदि शब्द से ही आप समझ सकते हैं। महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। मैंने बोला आदि पुराण, आदि से ही समझ सकते हैं आप। आदि पुराण, आदिनाथ। इनका दूसरा नाम ऋषभदेव था। आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहली बात तो यह भी ध्यान रखिए, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा, फंसाया जा सकता है। आप कहोगे जैन धर्म का है तो संस्कृत में नहीं होगा। नहीं, ये संस्कृत भाषा में है। और आदिनाथ यानी ऋषभदेव के संत चरित्र का संग्रह। तीन चीजें हो गई, आदि पुराण, संस्कृत भाषा और ऋषभदेव आदिनाथ। 10 नंबर प्रश्न, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? प्रतीक आप जानते हैं, किसी का शेर है, किसी का सांप है। तो पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है सांप। ठीक है, पार्श्वनाथ से सांप। 23वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रहना चाहिए। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी हैं। उनका प्रतीक क्या है? सांप है। अब अन्य लोगों के याद कर लो। बैल का क्या है? ऋषभदेव। सॉरी, ऋषभदेव जी का प्रतीक क्या है? तो बैल है। महावीर जी का सिंह है। नेमिनाथ शंख है। ठीक है, तीनों के याद हो जाएंगे। ऋषभ शब्द से आप याद कर सकते हो ऋषभ, बैल याद कर सकते हो। ठीक है, महावीर, महावीर महान कौन है? सिंह, उससे सिंह याद कर सकते हो आप। तो याद करने की कुछ ट्रिक निकालिए, कुछ लिंक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद करिए। शंख, नेमिनाथ। 11 नंबर प्रश्न, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदो, सत्यवादी, विष्णुपुर, प्रतापनगर। अब ये ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार भी देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा सवाई गोदो। अब उन्नाव के बारे में जान लेते हैं। उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो था। 1200 साल पहले यह शहर घने जंगली पेड़ों से यानी जंगल से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत थे एक, गोदो सिंह। उन्होंने संभवतः 12वीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक शहर बसाया था। तो 12वीं शताब्दी में राजपूत गोदो सिंह, इतना याद रखेंगे, यही बहुत है, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान उन्नाव का क्षेत्रफल 4,558 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को कुल 6 तहसीलों 16 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। इम्पोर्टेंट है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वह उन्नाव जिले में आता है। और उन्नाव जिले की 3 ऐसी बातें बताओ जो उन्नाव जिले से संबंधित हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम भी उन्नाव से संबंधित है। 3 बातें आप अगर बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपकी यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। 12 लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है? कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया है। कॉम्प्लेक्स, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स 2025 में AGTA में क्वेश्चन पूछा गया है। सुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदरजंग, सआदत अली खान। बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये निर्माण कराया गया सफदरजंग के द्वारा। ये पढ़ लेते हैं। लखनऊ के नवाब सफदरजंग बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 में नवाब आसफउद्दौला द्वारा करवाया गया। मैंने पहले ही बोला था, बड़ा इमामबाड़ा पूछे तो अलग है, कॉम्प्लेक्स पूछे तो अलग है। और यह राष्ट्रीय महत्व की स्मारक में शामिल है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो सफदरजंग, बड़ा इमामबाड़ा पूछेगा तो नवाब आसफउद्दौला। 1784 याद रखिएगा, एक साथ मिलाकर 8, एक साथ मिलाकर 8, एक साथ मिलाकर 8, 4 लोगों ने बड़ा इमामबाड़ा बना दिया। आई रिपीट, एक साथ मिलाकर 8, 4 लोगों ने बड़ा इमामबाड़ा बना दिया। याद रहेगा, एक साथ मिलाकर 8, 4 लोगों ने बड़ा इमामबाड़ा बना दिया। और ये असफी इमामबाड़ा भी इसे कहते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? 1784, 65, 15, 93। तो 1765। आप जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध होने के तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, अगर आपने पढ़ा होगा। अगस्त 1947 नहीं, अगस्त 1765। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर हुए। प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुए। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुआ। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनी द्वारा हरजाना रूप में 50 लाख रुपए दिए गए। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। अवध के शेष क्षेत्र को इलाहाबाद में वापस लाया गया। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखना, द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई, पहली संधि मुगल के साथ। मुगल बड़े हैं तो पहले मुगल आएंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित है? पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, एटा। पटियाली नाम तो सुना होगा, एटा, पटियाली, कासगंज, ये सब नाम सुने होंगे अमीर खुसरो से संबंधित। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में 1253 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। सुल्तान आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, अमीर खुसरो डटे रहे। वो कहते हैं ना फिल्म में कभी कभी, तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर बहुत देखे, वैसे ही अमीर खुसरो जी कहते होंगे तुम्हारे जैसे सुल्तान बहुत देखे हैं। ठीक है, तो 6 सुल्तानों का शासन अमीर साहब थे भाई, अमीर थे, अमीर थे तो 6 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, अमीर खुसरो सूफियों विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया। अमीर खुसरो जी के बारे में 3 पॉइंट और आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो मैं
समझ जाऊंगा आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। आप ये क्वेश्चन के आंसर बताते रहा करिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और हमें भी लगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई। अब देखो 1858 की बात, वाराणसी बिल्कुल नहीं, कानपुर बिल्कुल नहीं, इलाहाबाद यस, और लखनऊ बिल्कुल नहीं। अब देखो लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी, लखनऊ स्थानांतरित की गई थी 1921 में, और 1858 में कहा, इलाहाबाद। तो ध्यान रखो, आगरा से इलाहाबाद आई, इलाहाबाद से लखनऊ आई, समझ गए। यहाँ कब 1858 और यहाँ कब 1921। गुड। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर के अधीन किया गया। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की घोषणा हुई और 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना कब हुई, 1921 हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो दो स्टेटमेंट बना देगा, कौन कौन से। नंबर 1, 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना हुई और 1921 में मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। कथन कारण का भी क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है अगर वो चाहे। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। बख्त खान, अशफाक उल्ला खां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय तो नहीं ही होंगे, अशफाक उल्ला खां भी नहीं होंगे, भीमराव अम्बेडकर जी भी नहीं होंगे। मुझे तो लगता है इसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल कर देना चाहिए। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। दिल्ली में थे ये कमांडर इन चीफ। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1797 बिजनौर जिले में इनका जन्म हुआ था। माँ अवध की राजकुमारी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। मृत्यु 1859 में हो गई। तो ये दिल्ली में थे लेकिन इनका जन्म बिजनौर में हुआ था। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, अवध किसान सभा, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। आई रिपीट, बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित, क्या प्रतापगढ़ में गठित हुई थी अवध किसान सभा? दूसरा, किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई। तीसरा, नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का किया, कॉल्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ नजराना एंड बेगार। अच्छा, नजराना बेगार का उन्मूलन करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। चरण सिंह द्वारा स्थापित, चौधरी चरण सिंह यहाँ पे होगा। क्या चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित है? तो आपको पता है कि पांचवा तो नहीं ही होगा, कोई हो या ना हो। तो पांचवा से अगर हम काट सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ ये भी बोला गया कितने कथन सही हैं, मतलब ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते, कन्फर्म पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। और ये प्रश्न 2025 में ही यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है। ऐसे प्रश्न आएंगे और इसकी संख्या बढ़ेगी ही ऐसे प्रश्न पूछने की। तो इसमें 4 सही है। कौन कौन से मैंने बता तो दिया, पांचवा गलत है। 1920 में हुई प्रतापगढ़ में, यस। किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में, यस। नजराना बेगार का उन्मूलन, यस। और उस समय 1920 की घटना है तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ध्यान आकर्षित किया गया, मुद्दों को समर्थन किया गया। चारों सही हैं। तो फाउंडर कौन थे, आइए देखते हैं। अवध किसान सभा, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन इससे बनेगा। अवध किसान सभा
के संबंध में दिए गए कथनों में कुल 4 कथन सत्य हैं जो निम्नवत हैं। 1920 रूढ़ प्रतापगढ़ में गठन हुआ, यस, लेकिन इसका गठन बाबा रामचंद्र ने किया था, ना कि चरण सिंह जी ने। किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई, यस। नजराना बेगार प्रथा का उन्मूलन, यस। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, ये मुद्दों को समर्थन मिला। स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, चरण सिंह दास ने नहीं। ठीक है, चरण सिंह दास जी ने नहीं की थी, बाबा रामचंद्र जी ने की थी। ऐसे क्वेश्चन और आएंगे आगे। 18 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। केंद्र और नेता: लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा। कौन नेता कहाँ था? तो लखनऊ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है, तो लखनऊ मिला दो। लखनऊ, मेरठ। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरठ है, ये इधर से इधर हो गया है, थोड़ा सा ये मेरठ को कट कर दीजिएगा। मेरठ नहीं होगा यहाँ पे, मेरठ उधर होगा, मेरठ हटा दो और यहाँ पे मथुरा हटा दो। ठीक है, मेरठ और मथुरा हटा दो। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, तो 1 का सी, 1 का सी, तो ये तो गया, ये भी गया। 1 का सी या तो ए होगा या बी होगा। इलाहाबाद में कौन था? तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे क्या? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे, तो इससे ही हमारा आंसर निकल गया 1 का सी। 2 का बी नहीं, 2 का बी कैसे होगा? 2 का ए, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली है, 2 का ए होगा ना। ठीक है, 2 का ए होगा। फिर मेरठ में कौन थी? मेरठ में कदम से कदम मिलाकर मेरठ से दिल्ली की ओर सेना रवाना हुई थी, उससे आप याद कर सकते हो। मेरठ से ही तो दिल्ली गए थे। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, 10 मई की घटना याद है, 10 मई की तारीख याद है। तो मेरठ से कदम मिलाकर लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए, तो उससे आप मेरठ को करम सिंह से याद कर सकते हो। मथुरा को देवी सिंह से याद करिए, मथुरा। ठीक है, मथुरा राधा रानी का जगह है, मथुरा वृंदावन, तो उसको राधा रानी से याद कर लो। राधा रानी हमारी देवी जी हैं, तो मथुरा देवी सिंह से याद कर लो। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के उद्देश्य से है और कुछ नहीं है। तो मथुरा देवी सिंह याद रहेगा। और मेरठ में कदम से कदम मिलाकर दिल्ली पहुंचे थे 1857 की क्रांति में, तो करम सिंह मेरठ याद रखिए। ठीक है, तो याद रहेगा। लखनऊ तो याद ही रहता है, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मेरठ कदम से कदम मिलाकर दिल्ली रवाना हुए थे लोग, मथुरा में राधा रानी की कृपा बरस रही है, देवी सिंह। ठीक है, मुझे तो याद हो जाता है, आपको भी ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, याद करने की जरूरत है बस। एका आंदोलन फिर से एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है, चाहे एका आंदोलन हो या आपका अवध किसान सभा हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। एका आंदोलन 1921-22 की घटना ये भी है, और 1920 की घटना भाभी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब भी पढ़े तो गलत को सर्किल कर लें या हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, चीजें गलत नहीं होंगी। और बताइए, क्या एका आंदोलन लेखपाल में भी पूछा गया था? क्या एका आंदोलन के बारे में लेखपाल में भी पूछा गया था? एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जी हाँ, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। तो इसका गलत पूछा है, तो गलत तो भी ही है, क्योंकि आपको क्या लगता है जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध होगा? तो अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी पता होता तब भी आप इसको सही कर सकते थे, क्योंकि गलत यही है, जमींदारों के नेतृत्व में नहीं हुआ था, बल्कि किसानों के नेतृत्व में हुआ था। और बहराइच से पासी आदिवासी किसानों ने इसका नेतृत्व शुरू किया, और फिर यह लखनऊ के आसपास जो भी है, चाहे वह बाराबंकी हो, हरदोई हो, बहराइच हो, सीतापुर हो, फैल गया था। और मदारी पासी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और हाल फिलहाल में हरदोई में, शायद हमारे लखनऊ के पास में ही हरदोई, तो हरदोई में शायद मूर्ति भी बनाई गई है मदारी पासी जी की, किसी चौराहे पे शायद।
तो एका आंदोलन 1921-22 की घटना है। अवध क्षेत्र में किसानों का शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन था। नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। आंदोलन उच्च लगान दर, किसानों का उत्पीड़न, मतलब कि किसानों से संबंधित जो भी चीजें हैं, स्टार्टिंग में कांग्रेस ने समर्थन दिया। और ये लखनऊ के आसपास जो भी हैं वह सभी क्षेत्र इसमें शामिल थे, चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, ये सब क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो एक आंदोलन भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है। लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, आई रिपीट, लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2025 में ही पूछा गया था। अगर आप पढ़ते तो लेखपाल में क्वेश्चन शायद सही हो जाता। प्रश्न संख्या 20, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे। इन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की। तो पद्मावत तो आपने पढ़ा ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना की है। वही जो आजकल कुछ समय पहले आपने मूवी के बारे में सुना होगा, पद्मावती, पद्मावत, वो मूवी जो थी वह यहीं से कहीं ना कहीं निकल कर आई है, क्योंकि पद्मावत जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, ये अमेठी के निकट जायस, तभी इन्हें जायसी बोलते हैं। जैसे बरेली के रहने वाले थे तभी बरेलवी हो गए, ऐसे ये जायस के रहने वाले थे, जायसी हो गए। बुंदेलखंड वाले बुंदेलखंडी हो गए, कानपुर वाले कानपुरिया हो गए, ऐसे जायस के रहने वाले थे, इसीलिए जायसी। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। पद्मावत के अलावा इन्होंने अखरावट भी लिखी है, आखिरी कलाम भी लिखी है, तो अखरावट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे, इधर इंग्लिश है, हम हिंदी में देख लेते हैं। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया। तो 1955-56 में भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, जनता पार्टी की बात हो ही नहीं रही, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के बारे में पूछा ही क्यों जाएगा। तो यह है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन जितने आएंगे उसमें से कुछ तो आपको तुक्का बढ़िया से लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बढ़िया तुक्का लगा पाओगे तभी फाइनल में पहुंच पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़े आते हो ये मुमकिन नहीं हो रहा है आजकल। चाहे आप लेखपाल देखिए, आप होमगार्ड देखिए, कोई भी एग्जाम हो रहा है, आप पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम देखिए, तो कुछ तो आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा ही। बलिया से रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव 55 से 56 रहे। फिर वह जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे 77 से 88। फिर वह 1965 में कांग्रेस में भी शामिल हुए थे। 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव भी बने। वह लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक, मतलब कि ये तीन पार्टी याद रखिएगा, कांग्रेस में भी रहे, जनता पार्टी में भी रहे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी रहे। बलिया से है तो बलिया से कोई दो और नाम बता दो या तीन नाम बता दो। बलिया से तीन लोगों के नाम जो बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। 22, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था। तो कानपुर बना था, कानपुर का निर्माण जो था, देखो अब बिठूर आपको पता है, बिठूर एक बड़ी जगह है, बिठूर अलग से आप सुनते हैं, बिठूर 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 अलग से सुनते हैं, तो बिठूर नहीं होगा, क्योंकि बिठूर अपने आप में एक अलग जगह है। तो आप तुक्का भी मारिए तो अच्छे से मारिए। तो सीमा मऊ, कुरस्वाम, पटकापुरा, ये तीनों कानपुर में शामिल हो गए, इसीलिए तो आप इन तीनों के नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन आप बिठूर का नाम तो सुनते हैं। इसके लिए इसका मतलब है बिठूर कानपुर में शामिल नहीं हुआ था, वो छोटा सा गांव थोड़ी है, बिठूर तो फेमस है। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में गांव को मिलाकर हुआ था। गांव में सीसामऊ, कुरस्वाम, पटकापुर, जूही, ये चारों शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। इस शहर की स्थापना सचंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम भी पूछा जा सकता है, मूल नाम क्या था? कानपुर, 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 कानपुर। तो कानपुर और कानपुर सिमिलर ही है लगभग, आप याद ही कर लोगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में
अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, फिर 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर कब्जा किया गया, तो मुगल और ब्रिटिशर्स के बीच में एक शक्ति आती है, उसने भी यहाँ कब्जा किया, उसका नाम था मराठा। उस समय मराठा एक बड़ी पावर हुआ करते थे। तो मुगल साम्राज्य का पतन 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता पर नियंत्रण था। 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया और उधर मेरठ, अलीगढ़, आगरा, ये सब कब्जा कर लिया समूचे क्षेत्र पर। अगर ये आप उत्तर प्रदेश का मैप बना लेंगे तो आप देखेंगे ये वाला एरिया पूरा बात हो रही है। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट है आपके लिए। ठीक है। मराठा भी आ गए थे ऊपर तक। 24 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सुधार किया जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों भूमिकाओं पर विचार कीजिए। आ जाइए। 1857 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना साहब, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। कारू भगत रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। खान बहादुर गफ्फार खान बरेली में सरकार बनाई। हमें लगता है चारों ABCD ही सही है क्या? 1 2 3 4 डी वाला आंसर यस। नाना साहब कानपुर में थे, कारू भगत रानीपुर में और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में और खान बहादुर खान के बरेली में थे। ठीक है। तो कारू भगत नया होगा आपके लिए, ये पॉइंट नया है आपके लिए, याद कर लीजिए और डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आपके लिए क्या नया है? आपके लिए खान बहादुर खान याद ही होगा बरेली में, मौलवी अहमदुल्ला शाह याद ही होगा, कारू भगत नया हो सकता है, नाना सिंह तो याद ही होंगे। तो कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे हम 25 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे कल पढ़ेंगे। आप अपनी जो भी बातें हैं वह कमेंट में बता सकते हैं और अच्छा कैसे किया जा सकता है वह भी बता सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा है वह भी बता सकते हैं। बाकी आप यहाँ ऊपर जाकर के सेटिंग में स्पीड और अच्छा नहीं दिख रहा है तो 240 से 360, 480 वह भी आप सब मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप जो भी दिक्कत है वह बता सकते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है, जल्दी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि GS की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।